दोस्तों, तो ये अक्टूबर 2024 का अंक है और हम लोग इसमें प्रतियोगिता दर्पण का और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं विश्व परिदृश्य। ठीक है, तो इसमें जो विश्व परिदृश्य दिया है डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। तो बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव तथा भारत। ठीक है, तो पढ़ें। लिखा है कि वैसे किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन आम बात है, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है वो भारत के लिए चिंता की बात है। ठीक है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा उनकी पार्टी अवामी लीग को भारत समर्थक माना जाता है। व्यापक व हिंसक जन आंदोलन के कारण उन्हें 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसका तात्कालिक कारण है कि बांग्लादेश की सेना ने जन विद्रोह को बलपूर्वक दबाने के लिए सैनिक कार्रवाई करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में इस बात की पूरी संभावना थी कि हिंसक आंदोलनकारी उनके आवास में बलपूर्वक प्रवेश कर उनकी हत्या कर सकते थे। अतः अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने 5 अगस्त 2024 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा उसी दिन आपात स्थिति में भारत में आकर शरण प्राप्त की। उन्होंने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटेन ने इसमें आनाकानी दिखाई। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि जब तक शेख हसीना को किसी देश में राजनीतिक शरण नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक वे भारत में रह सकती है। अतः वर्तमान में वे भारत में निवास कर रही है। ठीक है, उधर उनके त्याग पत्र के बाद सेना ने आंदोलनकारी छात्रों, विपक्षी दलों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी तथा कट्टरवादी जमात ए इस्लामी के नेता से बातचीत कर एक अंतरिम सरकार के गठन किया। अंतरिम सरकार के गठन के पहले सेना ने बीएनपी की नेता खालिदा जिया को रिहा कर दिया था। यह अंतरिम सरकार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित की गई है। मोहम्मद यूनुस ने अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया में कहा कि भारत को शेख हसीना को अपने यहाँ शरण नहीं दी जानी चाहिए थी। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी तथा कट्टरवादी जमात इस्लामी दोनों को पाकिस्तान व चीन समर्थक माना जाता है। शेख हसीना के त्याग पत्र देने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। इसमें अवामी लीग समर्थक नेताओं तथा बांग्लादेश में निवास कर रहे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के लाखों हिंदुओं ने चटगांव में इसके विरोध प्रदर्शन भी किया है। सत्ता परिवर्तन के समय बांग्लादेश में 19,000 भारतीय भी थे, जिनमें करीब 9,000 विद्यार्थी भी थे। विद्यार्थी तो आंदोलन के दौरान ही वापस आ गए भारत, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में भारतीय नागरिक बांग्लादेश में मौजूद है। भारत सरकार उम्मीद कर रही है कि नई सरकार के गठन के बाद वहां हिंसा व विरोध प्रदर्शन में कमी आएगी। ठीक है, अब भारत पर प्रभाव को देखें तो बांग्लादेश में जिस तरह सत्ता का परिवर्तन हुआ है वो भारत के हित में नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है तथा हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है, लेकिन बांग्लादेश की परिस्थितियां भारत के अनुकूल नहीं है। ठीक है, मूल बात यह है कि बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी जो है तथा उसके मुखिया को भारत का समर्थक माना जाता है। शेख हसीना के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध तेज़ी से मजबूत हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के लोकतंत्र को लेकर वहां के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। शेख हसीना का कार्यकाल 1996 से लेकर 2001 तक, 2008 से लेकर 2024 तक भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के कई आयाम सामने आए हैं। इसमें प्रमुख है 1996 का गंगा जल बंटवारा समझौता। ठीक है, 2015 का अंतः क्षेत्र के आदान प्रदान का समझौता तथा संपर्कता की कई योजनाओं का क्रियान्वयन। इसके अलावा बांग्लादेश ने चीन के प्रयासों के बावजूद भारत की संवेदनशीलता को देखते हुए उसे कभी भी बांग्लादेश में सामरिक प्रभाव बढ़ाने का अवसर नहीं प्रदान किया। उन्होंने 2016 में भारत के सुरक्षा हितों को देखते हुए चीन द्वारा बांग्लादेश के सोनादिया पोर्ट को विकसित करने के प्रस्ताव से हाथ खींच लिया था। इसी प्रकार 2024 में तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को भी चीन की बजाय भारत को देने का निर्णय लिया था। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी अवामी लीग के नेताओं तथा हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले हो रहे हैं। विपक्षी पार्टी बीएनपी को देर सवेर सत्ता प्राप्त होना तय है। बांग्लादेश की राजनीति में चरमपंथी समूह जमात इस्लामी की भी स्थिति मजबूत होगी। ये दोनों समूह चीन व पाकिस्तान समर्थक समूह माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलाव को भारत के
हितों व विदेशी नीति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इन प्रभावों को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला कि सुरक्षा पर प्रभाव। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति कई तरह से भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। पहला, अपने सभी पड़ोसियों में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, इस सीमा की लंबाई 4097 किलोमीटर के आसपास है। राजनीतिक अस्थिरता व हिंसा के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भारत में प्रवेश करने के प्रयास कर सकते हैं। भारत में निवास कर रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की समस्या पहले से ही भारत में एक संवेदनशील मुद्दा रही है। इस समस्या का सामना करने के लिए भारत को सीमा के अतिरिक्त चौकसी की आवश्यकता होगी। दूसरा, सत्ता परिवर्तन के साथ ही बांग्लादेश में निवास कर रहे हिंदुओं के घरों व मंदिरों पर निरंतर हमले हो रहे हैं। इसकी भारत में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। यदि समय रहते हिंदुओं पर आक्रमण बंद नहीं होते तो तथा हिंदू जनसंख्या को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो इससे भारत में सांप्रदायिकता जो है फैल सकती है तथा भारत व बांग्लादेश के संबंधों में एक नया तनाव उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, समय समय पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय विद्रोही गुटों को बांग्लादेश में सुरक्षित शरण स्थली मिलती रही है। शेख हसीना के कार्यकाल में 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अंतर्गत दोनों देशों द्वारा अपराधियों को एक दूसरे को वापस करने की व्यवस्था की गई है। शेख हसीना ने असम में सक्रिय अलगाववादी गुट उल्फा के कई सदस्यों को भारत को सौंपा भी था। अब आशंका है कि ये तत्व दोबारा बांग्लादेश में सुरक्षित शरण स्थली प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में सक्रिय हुजीबी, ठीक है, हुजीबी का मतलब है हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश नामक आतंकवादी संगठन दोबारा भारत में अपना पैर फैला सकते हैं। एक दशक पहले यह आतंकवादी संगठन भारत में सक्रिय रह चुका है। ठीक है, तो पहला सुरक्षा पर प्रभाव। दूसरा है चीन व पाकिस्तान की घुसपैठ। ठीक है, राजनीतिक हलकों में यह सर्वविदित है कि बीएनपी एवं जमात इस्लामी दोनों ही चीन व पाकिस्तान समर्थक दृष्टिकोण रखते हैं। ठीक है, शेख हसीना के कार्यकाल में चीन को बांग्लादेश में अपना प्रभाव जमाने का मौका नहीं मिला था। अब नए माहौल में चीन अन्य देशों जैसे नेपाल, श्रीलंका व मालदीव की तरह ही बांग्लादेश में अब अपनी सामरिक घुसपैठ बढ़ा सकते हैं। बांग्लादेश में यह सर्वविदित है कि 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जमात इस्लामी के सदस्य ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के स्थान पर पाकिस्तान के सेना का समर्थन किया था, जो 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के अंतर्गत बांग्लादेश की जनता के स्वतंत्रता संग्राम को कुचल रहा था। अतः इस संबंध में भारत को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बांग्लादेश की सामरिक स्थिति भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दूसरा यह हुआ। तीसरा है संपर्कता योजनाओं पर प्रभाव। ठीक है, गत दो दशकों में भारत व बांग्लादेश के बीच कई पारस्परिक लाभकारी संपर्कता योजनाओं की शुरुआत की गई है। वर्तमान समय में भारत के शहरों कोलकाता तथा अगरतला व बांग्लादेश के बीच 6 रेल मार्गों तथा 5 बस मार्गों का संचालन हो रहा है। बांग्लादेश को इनसे व्यापार व आवागमन की सुविधा होती है। वहीं दूसरी ओर भारत को अपने उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंचने का एक नया मार्ग मिल जाता है, जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में भारत की मुख्य भूमि तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच पहुंच के लिए केवल एक ही मार्ग है, जिसे सिलीगुड़ी गलियारा कहा जाता है, जो अत्यंत संकरा होने के कारण चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। चीन कभी भी इस गलियारे पर व्यवधान उत्पन्न कर भारत तथा उसके पूर्वी राज्यों के बीच संपर्क को बाधित कर सकता है। अतः भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों के संपर्क करने के लिए सदैव एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है तथा बांग्लादेश भारत को एक सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है। अब यह देखना होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार इस संपर्कता मार्गों के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाती है। चौथा है कि आर्थिक साझेदारी तथा विकास सहयोग। बांग्लादेश ने गत एक दशक में तेज़ी से आर्थिक विकास किया है। वर्तमान में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। ठीक है, दोनों देशों के बीच 2023 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $14.01 बिलियन था। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। इसी तरह 2016 से अब तक भारत ने बांग्लादेश में विभिन्न ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए $9 बिलियन निवेश किया है। बांग्लादेश की 1/3 बिजली की आपूर्ति भारत द्वारा की जाती है।
भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए चिकित्सा का एक प्रमुख गंतव्य है। 2023 में बांग्लादेश से 4.5 लाख लोग भारत में चिकित्सा के लिए आए थे। ठीक है, जून 2024 तक जून 2024 में जब शेख हसीना दूसरी बार भारत आई थी तो भारत ने चिकित्सा के लिए बांग्लादेश के नागरिकों को ई वीज़ा की सुविधा देने की घोषणा की थी। शेख हसीना ने तीस्ता प्रोजेक्ट को चीन के बजाय भारत द्वारा क्रियान्वित करने के संकेत दिए थे। इसी तरह वर्तमान में दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, पाँचवा यह है कि वैश्विक व क्षेत्रीय मामले। भारत व बांग्लादेश दोनों दक्षिण एशिया के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन सार्क और बिम्स्टेक के भी सदस्य हैं। बांग्लादेश ने सदैव वैश्विक व क्षेत्रीय मामलों में बांग्लादेश के माफ कीजिए भारत के पक्ष का समर्थन किया है। इसलिए भारत ने सितंबर 2023 में G20 सम्मेलन में जिन 9 मित्र देशों को आमंत्रित किया था, ठीक है, उनमें दक्षिण एशिया से केवल बांग्लादेश को ही आमंत्रित किया था। चिंता इस बात की हो सकती है कि क्षेत्रीय व वैश्विक मामलों में बांग्लादेश की नई सरकार का रुख भारत के अनुकूल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो निष्कर्ष में देखिए कि राजनीतिक सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश का आंतरिक मामला भले ही हो, लेकिन भारत की विदेश नीति व सुरक्षा हितों पर इसके व्यापक प्रभाव होंगे। दोनों के बीच मतभेद का सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि भारत ने बांग्लादेश की अपदस्थ शेख हसीना को शरण क्यों दी है। इसका कारण यह है कि बांग्लादेश वर्तमान समय में तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रहा है। यद्यपि भारत ने नई अंतरिम सरकार के प्रति सधी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा उसके साथ सहयोग को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना सामरिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अतः भारत को इस बदलती हुई परिस्थितियों में बांग्लादेश के प्रति अपनी नई विदेश नीति का निर्धारण करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हमने देखा। अब एक अलग से यह भी देखें कि शेख हसीना को अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा। ठीक है, एक सवाल है, इसे जानना जरूरी है। ठीक है, शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक तथा पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की बेटी है। ठीक है, मुजीबुर रहमान ने भारत के सहयोग से 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराया था। एक सैनिक विद्रोह में 1975 में मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन शेख हसीना उस दौरान जो है वो विदेश में थी, इसलिए वे इस हमले में बच गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में अगले 15 वर्षों अर्थात 1990 तक सैनिक शासन तथा राजनीतिक उथल पुथल का युग रहा। इस अवधि में 1977 से 1981 तक सैनिक शासन जियाउर रहमान सत्ता में रहे। BNP पार्टी के नेता खालिदा जिया उनकी पत्नी है। ठीक है, 1981 में जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। ठीक है, इसके बाद 1982 में सैनिक शासन हुसैन मोहम्मद एरशाद जो है सत्ता में रहे। बांग्लादेश में 1991 में लोकतंत्र की वापसी हुई तथा 1991 के चुनाव में खालिदा जिया को सत्ता प्राप्त हुई। इसके बाद 1996 के चुनाव में शेख हसीना को सत्ता प्राप्त हुई तथा वे 2001 तक प्रधानमंत्री पद पर रही। ठीक है, 2001 के चुनाव में दोबारा खालिदा जिया को सत्ता प्राप्त हुई। 2007 के अल्प अवधि के लिए फिर सैनिक शासन रहा। 2008 के चुनाव में शेख हसीना पुनः सत्ता में वापस आई। इसके बाद 14, 18 तथा जनवरी 2024 में चुनावों में शेख हसीना जीतकर 2008 से लेकर अगस्त 2024 तक निरंतर सत्ता में रहे, लेकिन जनवरी 2024 में उनकी जीत तब हुई जब विपक्षी दल BNP इस चुनाव का बहिष्कार कर रहा था। बहिष्कार का कारण उनकी मांग थी कि नए चुनाव एक निष्पक्ष केयर टेकर सरकार की देखरेख में संपन्न कराया जाए, लेकिन शेख हसीना ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। परिणामतः BNP ने चुनाव में भाग नहीं लिया। इसलिए अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश इस चुनाव की वैधता को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं तथा शेख हसीना सरकार की आलोचना करते रहे हैं। बांग्लादेश में वर्तमान आंदोलन व जन विद्रोह का तात्कालिक कारण आरक्षण का मुद्दा था। ठीक है, जून 2024 में बांग्लादेश के ढाका हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को 30% आरक्षण देने पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया था, जिससे सरकारी सेवाओं में कुल आरक्षण 56% हो गया था। इसी आरक्षण के विरोध में छात्रों ने जुलाई 2024 के प्रथम सप्ताह से आंदोलन तीव्र कर दिया। हालांकि कुछ दिन बाद ही सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर रोक लगा दी तथा उसकी जो सीमा है अधिकतम 7% तय कर दी थी, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया। अब वे शेख हसीना द्वारा माफ़ी मांगने के तथा बाद में त्याग पत्र की मांग करने लगे। ठीक है,
इसी बीच आंदोलन में बाहरी तत्व जो है, विशेषकर विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल हो गए। इस आंदोलन में सुरक्षा बलों तथा आंदोलनकारियों की हिंसा में अभी तक 400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आंदोलन को दबाने के लिए जब शेख हसीना ने बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की तो बांग्लादेश की सेना ने इसे लागू करने से मना कर दिया। परिणामतः अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें 5 अगस्त को त्यागपत्र देकर भारत आना पड़ा। उल्लेखनीय है कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी शेख हसीना की अवामी लीग के सदस्यों तथा अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का दौर जारी है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो टॉपिक देखा बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव तथा भारत।